मेरे 10th क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी विद दीपशिखा में। मैं हूँ दीपशिखा। बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम क्षितिज पढ़ रहे हैं, तो क्षितिज के सभी पद पाठ हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं गद्य भाग। गद्य पाठ में आपका सबसे पहला पाठ है स्वयं प्रकाश जी का नेताजी का चश्मा। क्या है बच्चों? नेताजी का चश्मा। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी बच्चों। मेरा मानना यह है, भले ही आपको आधा घंटा लगे, लेकिन आप चैप्टर को पूरा पढ़िए, पूरा समझिए। केवल और केवल भावार्थ पढ़ लेने से और सुनने से आप क्वेश्चंस का आंसर अच्छा नहीं लिख सकते। देखिए बच्चों, चाहे आपको चैप्टर की कितनी भी नॉलेज है, एग्जामिनर के पास हमेशा आपकी कॉपी जाएगी, आप स्वयं नहीं जाएंगे। इसलिए आप लिख कब पाएंगे अपना एक अच्छा आंसर? अच्छा आंसर आप तब लिख पाएंगे जब पूरे चैप्टर का एक एक शब्द आपने अच्छी तरह पढ़ा है, उसका अर्थ आपको अच्छी तरह समझ में आता है। मेरा पढ़ाने का तो तरीका यही है बच्चों, मैं आपको कंप्लीट एक बार चैप्टर पढ़ाऊंगी। चैप्टर को इस तरीके से पढ़ाना कि फिर आपको कहीं से भी कोई भी कुछ पूछे, आप उसका आंसर अच्छी तरह बता सकें, बोल के भी और लिख के भी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं नेताजी का चश्मा। सबसे पहले लेते हैं बच्चों कवि परिचय, लेखक परिचय, है ना। तो लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश जी। स्वयं प्रकाश जी का जन्म बच्चों सन 1947 में इंदौर में एमपी में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। ये वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। वसुधा नाम की पत्रिका चलती थी बच्चों, उसके संपादन से जुड़े थे। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कौन कौन से? सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित हैं। देखिए, आपसे कवि परिचय का क्वेश्चन कोई भी मुश्किल ही पूछा जाएगा, लेकिन जैसे नेताजी का चश्मा कोई पार्ट से आपका क्वेश्चन आया और जहां आपको ऐड करने की जरूरत होती है और आप लिख दें कि स्वयं प्रकाश जी यह कहना चाह रहे हैं, कि आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि लेखक अपने क्या विचार रखना चाह रहे हैं, तो आप लेखक यह कहना चाहते हैं यह ना लिख के आप लिखें कि स्वयं प्रकाश जी यह कहना चाह रहे हैं। तो बच्चों, इसका आपको नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि वहां पर एग्जामिनर को पता है कि आपने चैप्टर पूरा पढ़ा है, आपको चैप्टर के राइटर का नाम तक याद है। तो इसलिए मैं हर चैप्टर से पहले आपको क्या कराती हूँ? लेखक का जीवन परिचय। तो ये था इनका लेखक का जीवन परिचय। तो बच्चों, नेताजी का चश्मा चैप्टर में क्या कहते हैं स्वयं प्रकाश जी? देखिए, नेताजी का चश्मा क्या है बच्चों? मोटा मोटी कहानी तो यह है कि एक नेताजी की, सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगती है, उस पे चश्मा बनाना भूल जाता है। जो पेंटर होता है, जो मूर्तिकार, मूर्ति बनाने वाला होता है, वह चश्मा लगाना भूल जाता है। तो लेकिन क्या होता है, कोई बंदा उस मूर्ति का चश्मा बदलता रहता है, बदलता रहता है। हालदार साहब होते हैं एक आदमी, उनके यह विचार आता है कि आखिर मूर्ति जी का चश्मा कौन बदलता है, उसी के इर्द गिर्द घूमती है ये आपकी कहानी नेताजी का चश्मा। ऐसे सुनाना चाहूं तो मैं भावार्थ स्वरूप आपको 2 मिनट में सुना सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि उससे क्या होगा, आप एक अच्छा आंसर राइट नहीं कर पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करें। नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और 1-2 नगर पालिका भी थी। ये एक ठो नहीं है बच्चों, ये 1-2 नगर पालिका है ना। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी, कभी कोई पक्की सड़क करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया।
क्या कहना चाहते हैं स्वयं प्रकाश इन लाइनों में कि हालदार साहब होते हैं बच्चों, एक अच्छी नौकरी वाले एक इंसान है हालदार साहब। तो हालदार साहब कंपनी के काम से 15 दिन में एक कस्बे से गुजरते थे। कस्बा ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा कस्बा था, लेकिन वहां नगर पालिका थी। अब हलदार साहब कह रहे हैं कि नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ काम करवाती रहती थी। नगर पालिका का काम क्या होता है? सड़कें बनवा देना, है ना, नालियां बनवा देना, नालियों को पटवा देना, कच्ची सड़क पे गिट्टियां डलवा देना, इस तरीके के छोटे 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 काम नगर पालिका करती रहती है। तो कस्बे की नगर पालिका की भी कह रहे हैं कि ये इस तरीके के थोड़े थोड़े काम करवा देती थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। अब कहना चाह रहे हैं कि नगर पालिका में किसी ने कुछ सोचा होगा कि करवा देते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। अब लेखक जी कहते हैं कि यह जो कहानी है नेताजी का चश्मा, उसी मूर्ति के बारे में है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई थी। और कहते हैं कि उस मूर्ति के बारे में भी नहीं है, उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में है, क्योंकि जैसा आपको नाम से पता चल रहा है नेताजी का चश्मा, तो ये चश्मे के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी है। तो सुनिए बच्चों, पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, कह रहे हैं। और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। तो कह रहे हैं कि जिसने भी ये मूर्ति बनाई है, या फिर कहिए जिसने भी इस मूर्ति का ऑर्डर जिसको लगाया, उसको या तो अच्छे मूर्तिकारों की समझ नहीं थी कि कौन होता है अच्छा मूर्तिकार, कौन नेताजी सुभाष चंद्र मूर्ति को अच्छा बनाएगा, या फिर ऐसा हुआ कि सरकारी कामों में क्या होता है बच्चों कि टेबल वर्क में इधर से साइन होने में उधर से साइन होने में काफी समय लग जाता है। तो कह रहे हैं कि उसमें ही का समय बहुत लग गया होगा, लास्ट में समय बहुत कम बचा होगा, तो क्या किया, जो भी मिल गया उसी को मूर्ति बनाने का ठेका दे दिया होगा। तो वो आइडिया ही लगाते हैं कि शायद हाई स्कूल के जो ड्राइंग मास्टर हैं उन्हीं को दे दिया है। देखिए वो तो आइडिया लगा रहे हैं कि हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर जी नहीं बनाई होगी, उन्होंने कहा होगा मैं बस 1 महीने में इसको बना के दे दूंगा। तो क्या हुआ, उनको दे दिया कि ठीक है जी बनाइए, 1 महीने में बना के दे दीजिए, लेकिन वो हकीकत में हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने ही बनाई थी। जैसा कि कहा जा चुका है मूर्ति संगमरमर की थी। मूर्ति किसकी थी? संगमरमर की। जानते हैं ना आप संगमरमर का पत्थर? आप तो इंटेलिजेंट है, 10th बोर्ड के बच्चे हैं, सारे बच्चे जानते हैं। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, कितनी ऊंची बच्चों? 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन। अब कमसिन क्या होता है? जिसमें उम्र थोड़ी कम दिखती है ना, जिसकी उम्र कम लगे, कमसिन। पुराने तो गानों में भी आता है कमसिन हसीना, मतलब कम उम्र की कोई सुंदर सी लड़की। तो ऐसे ही लेखक कहते हैं कि टोपी की नोक से यहां से लेकर और कहां तक बता रहे हैं? कोट के दूसरे बटन तक, मतलब लगभग इतनी। आपकी बुक में फोटो भी दी हुई है ना, तो इतनी हाइट में मूर्ति लग रही थी, सुंदर लग रही थी। और नेताजी जो थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो कैसे लग रहे थे? कम उम्र के लग रहे थे और बहुत ही सुंदर मासूम से लग रहे थे, ऐसे बनाए थे जैसे मासूम से हैं। फौजी वर्दी में थे, आप जानते हैं ना, फौजी वर्दी में ही होंगे जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कोई प्रतिमा बनाएगा, क्योंकि आजाद हिंद फौज जानते हैं ना आप, इसलिए क्या थी सुभाष चंद्र बोस जी की जो वर्दी थी वो फौजी वाली थी। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। ये दोनों नारे किसके हैं बच्चों? दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मतलब सारे जितने भी लोग हैं देशभक्त हैं जो, वह मेरा साथ दें,
मतलब मरने मिटने के लिए तैयार रहे तो हम क्रांति करेंगे और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जब हम क्रांति करेंगे तो हम इनको ब्रिटिश कानून को यहाँ से उखाड़ कर फेंक देंगे। तो ये दोनों नारे, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नेताजी ने दिए थे। तो यहाँ पर हालदार साहब कह रहे हैं कि उस मूर्ति को देखकर इतने अच्छे लग रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, फौजी की वर्दी में हैं और बहुत ही सुंदर और कम सिन लग रहे हैं, छोटी उम्र के लग रहे हैं। तो उनको देख के क्या याद आता है कि तुम मुझे, जैसे अभी उठ खड़े होंगे और कहेंगे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। अब कह रहे हैं कि वैसे तो मूर्ति अच्छी बनाई थी, बहुत अच्छा प्रयास था, लेकिन एक चीज थी जो आंखों में खटक रही थी। क्या? कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा था तो, लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। अब देखिए, जब संगमरमर की मूर्ति थी तो चश्मा कैसा बनना चाहिए था? ऐसा ही चश्मा बनना चाहिए था। तो कह रहे हैं कि उस पे जो खटक रही थी ना बात, वो ये थी कि उस मूर्ति पर चश्मा नहीं था। अब अपनी बात को संभालते हुए कहते हैं कि चश्मा तो था उस पे, लेकिन जैसा हम लोग चश्मा लगाते हैं, जैसे मैं लगाती हूँ ना, ऐसे चश्मा था, काले फ्रेम का चौड़ा वाला चश्मा था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। कह रहे हैं कि उस चौराहे पे क्या था, एक पान वाले की दुकान थी। तो हालदार साहब जब रुके थे पान खाने के लिए, तब उन्होंने उसको लक्षित करना मतलब देखना, लक्ष्य अपना ढूंढ लेना, जब ही उन्होंने देख लिया था उसको, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। अब जैसे ऐसी कोई चीज दिखती है तो हमें हंसी आ जाती है ना, कौतुक भरी मतलब हलचल आ जाए दिमाग में, तो उसे देखकर हम कुछ सोचने के लिए मजबूर हो जाए, कौतूहल का विषय। इसलिए कहते हैं जब हम सोचने पर विवश हो जाएं तो वो विषय कैसा कहलाता है? कौतूहल का विषय। तो ऐसे ही हालदार साहब को कौतुक भरी मुस्कान, मतलब एक हलचल सी ऐसी मुस्कान होठों पर फैल गई। तो कहते हैं वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। अब पान वाले को कहते हैं कि वाह ये तो आइडिया बहुत अच्छा है, मूर्ति तो पत्थर की और चश्मा इस पर रियल लगा रखा है, वास्तविक लगा रखा है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय है कि महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। अब हलदर साहब कहते हैं, उनको हलदर साहब को ये जो प्रयास था बच्चों, ये बहुत अच्छा लगता है कि चलो अगर शायद जिसने बनाई है वह इस पे चश्मा लगाना भूल गया, बनाना भूल गया, या हो सकता है टूट गया हो, लेकिन यह प्रयास बड़ा अच्छा है। जिसने भी यह चश्मा लगाया है ना, उसकी सोच बहुत अच्छी है। क्यों कहना चाह रहे हैं? क्योंकि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो बड़ी बड़ी हस्तियां हुई हैं बच्चों, हमारे दिल में उनके लिए प्यार होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। जब तक प्यार और इज्जत नहीं होगा, हम उनका सम्मान नहीं करेंगे, तो हम ऐसे काम कर ही नहीं सकते। तो वो कह रहे हैं कि जिसने भी ये चश्मा लगाया है उसका प्रयास सराहनीय है। सराहना करने के योग्य ही क्या कहलाता है? सराहनीय। अब देखिए, कहते हैं दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। अब जब दोबारा निकले ना तो उनको मूर्ति थोड़ी डिफरेंट लगी। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ गया। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुधर्मनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? अब क्या हुआ कि हालदार साहब जितने बार गुजरते ना, तो नेताजी की मूर्ति पे चश्मा उनको बदला हुआ मिलता, कभी काला, चौड़ा, मोटे फ्रेम वाला, गोल फ्रेम का। तो ये हालदार साहब क्या करते, उनका रूटीन हो गया कि वो चौराहे से निकलते, फिर रुकते, पान वाले से पान खाते, मूर्ति का चश्मा देखते और निकल जाते, और सराहना करते, प्रशंसा करते, क्या ठीक है, चलो मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती तो क्या हो गया, मूर्ति पे चश्मे तो बदल ही रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, एक बार ऐसा चश्मा जैसे उनके बदल रहे थे तो
हालदार साहब से फिर रुका नहीं, या फिर तो उनको इतनी इच्छा हुई कि भाई आज तो पूछना ही पूछना है। तो वो जिससे पान खाते थे उस पान वाले से पूछ रहे हैं कि क्या है भाई, तुम्हारे ये नेताजी दिन पे दिन चश्मे कैसे बदलते रहते हैं। अब देखिए पान वाला क्या कहता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। पान वाले भैया खा रहे थे पान। वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। कैसा आदमी था बच्चों? काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। मोटा ताजा पान चबा रहा आराम से। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। कई बार बच्चों हमारी हंसी ऐसी होती है कि हमारी आंखों से पता चल जाती है कि हम हंस रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही जैसे ही हालदार साहब ने उससे पूछा, क्या भाई तुम्हारे नेताजी तो दिन रोज चश्मा बदलते रहते हैं, तो वह समझ गया। तो वो पहले ही आंखों में हंस गया। उसकी तौन थिर गई। अब कोई हंसता है तो उसका पेट हिल जाता है। बहुत मोटा आदमी जब हंसता है तो उसका पेट हिलता है। तो उसकी तौन थिर गई मतलब पेट हिल गया। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती से दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। पहले तो पान वाला आंखों ही आंखों में मुस्कुराया, फिर उसे लगा अब इन्होंने हवलदार साहब ने प्रश्न पूछा है तो इनको जवाब तो देना ही पड़ेगा। फिर उसने अपना पान ऐसे पीछे थूका और फिर बोला कि कैप्टन चश्मे वाला है, वो बदलता है इनका चश्मा। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। अब हालदार साहब नहीं समझ पाए कैप्टन चश्मे वाला, तो कहते क्या करता है। हालदार साहब को समझ नहीं पाए, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। तो वो कहता है क्या मतलब क्यों चेंज कर देता है। तो हालदार साहब तो समझ ही नहीं पाए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हवलदार साहब को तो समझ नहीं आ रहा था कि कैप्टन चश्मे वाला क्यों चश्मे चेंज करता है। तो पान वाला भैया उसे बताता है हवलदार साहब को कि अब ये बताओ, कोई ग्राहक आ गया, उसको चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो वो ये क्या करेगा, चश्मे वाला कैप्टन चश्मे वाला तो मूर्ति वाला ले आता है, मूर्ति पर दूसरा चश्मा बिठा देता है और उस ग्राहक को वो चश्मा दे देता है। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। अब हवलदार साहब को सब कुछ बात समझ में आई। अच्छा, मतलब कैप्टन चश्मे वाला कोई आदमी है जो चश्मे बेचता है, दुकान ज्यादा बड़ी नहीं होगी उसकी। अभी देखिए हवलदार साहब ने कैप्टन चश्मे वाले को देखा नहीं है, लेकिन खुद ही आइडिया लगा रहे हैं कि उसकी दुकान ज्यादा बड़ी नहीं होगी और उसके पास जैसे आज ये चौड़े फ्रेम वाला चश्मा लगा दिया नेताजी पर, लेकिन कोई ग्राहक आया कि मुझे तो चौड़े फ्रेम वाला चश्मा ही चाहिए, तो वो क्या करता होगा, नेताजी का चौड़े फ्रेम वाला चश्मा लाता है और उनके नेताजी के दूसरा लगाया जाता है, ग्राहक को ये दे देता है। अब कहते हैं कि वाह क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। अब हवलदार साहब पूछते हैं कि चलो कैप्टन तो अच्छा काम कर रहा है क्योंकि उसको तो नेताजी के बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती, लेकिन नेताजी का असली चश्मा तो बनाया होगा ना, वो गया कहाँ। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। जितनी देर में वो पान वाले भैया ने क्या किया, एक पान थूका ही था, हवलदार साहब को उत्तर दे दिया। अब उनसे कंट्रोल नहीं किया जा रहा, तब तक तो वो दूसरा पान ठूस गए। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तौन फिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। क्या करता है पान वाला भैया, दोबारा से पीक थूकता है, फिर कहता है मास्टर बनाना भूल गया नेताजी का चश्मा। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित कर देने वाली थी। देखो पान वाले भैया ने तो क्या हुआ, मजाक मजाक में बता दिया, लेकिन हवलदार साहब को यह सुन के बड़ा कष्ट हुआ कि जो हमारे देश के लिए मर मिटे
जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनके साथ कोई ऐसा कैसा कर सकता है, क्योंकि इनके प्रति हमारा सम्मान और अधिक होना चाहिए। लेकिन कोई नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बनाना भूल जाए, ये कैसे हो सकता है? तो हवलदार साहब को ये बात द्रवित कर गई। तो क्या बोलते हैं हवलदार साहब, क्या सोचते हैं? यानी यह वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, वाकई कस्बे का अध्यापक था। मैंने कहा था ना कि हवलदार साहब अभी सोच ही रहे हैं कि शायद ये हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने बनाई हो, लेकिन देखिए आज उन्होंने गौर फरमाया कि सच में लिखा हुआ था मूर्ति पे नीचे मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। ये कौन था? वाकई में वही ड्राइंग मास्टर थे, कस्बे के अध्यापक, जिनकी हवलदार साहब ने पहले सोची थी। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाए? कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, वही सारी बातें बच्चों जो मैंने कहा था कि हवलदार साहब अब सारे आइडियाज लगा लेते हैं कि मास्टर ने बनाया होगा, वह टूट गया होगा, अरे ऐसा है कांच वाले से कांच फिट नहीं हुआ होगा, अरे शायद उसने सोचा होगा कि टाइम नहीं है अब मेरे पास में, कि अरे मैं ऐसे इसको अच्छे से बना ही नहीं पाया तो मूर्ति का लुक और खराब हो जाएगा। तो हवलदार साहब ये खुद ही सोच रहे हैं और खुद ही करते हैं। उफ, हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही? अब क्या हुआ? दोपहर हो रही थी तो हवलदार साहब एक बार तो चल दिए, लेकिन हवलदार साहब को याद आया कि यार फिर मन में मेरे जिज्ञासा रह जाएगी, चलो एक बार जाके वापस से पान वाले से पूछ के आता हूँ कि ये कैप्टन चश्मे वाला कौन है। तो वापस से नेताजी उसके पान वाले के पास जाते हैं और पूछते हैं कि जो कैप्टन चश्मे वाला है वो नेताजी का कोई पुराना दोस्त है, कि आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है, कोई रिटायर्ड सिपाही हो गया हो वो है। पान वाला नया पान खा रहा था, पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। अब देखिए, ये बच्चों हमारे समाज की मानसिकता को दर्शाता है कि हवलदार साहब इतना पेन ले रहे थे, लेकिन क्या करता है पान वाला? पान वाला बड़ा ही मजाक और भद्दे तरीके से कहता है कि वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, और देख लो वो आ गया पान वाला, तुम इसकी फोटो वोटो खींच लगवा दो कोई अखबार में, ऐसे कह देता है। अब ऐसा सुनते ही तो हवलदार साहब जी को अच्छा नहीं लगेगा, तो हवलदार साहब जी उससे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। अब देखिए, अभी तक तो हवलदार साहब सोच रहे थे कि इसकी कोई छोटी मोटी दुकान होगी, जब वो अपने मन ही मन में सोच रहे थे, लेकिन जैसे ही वो कहता है कि देखो वो आ रहा, तब जैसे ही उनको कैप्टन चश्मे वाला दिखता है, हवलदार साहब देखते हैं कि बहुत ही बूढ़ा मरियल सा आदमी है, बिल्कुल कमजोर आदमी होता है, हाथ में एक संदूकची लग रही होती है और एक लंबा सा बांस होता है जिसपे उसके चश्मे लगे हुए होते हैं, है ना, और वो बच्चों लंगड़ा होता है। तो हवलदार साहब का मतलब ऐसे हुआ कि उन्हें इतना लगा कि ऐसा आदमी भी देश के प्रति अपनी असीम भक्ति को दिखा सकता है, क्योंकि सोचिए जब वह अपना एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पे लगाता है तो उसके लिए तो उस नेताजी के चश्मे पे चश्मा जो लगा रहा है उसकी भी बहुत कीमत है बच्चों, नहीं तो वो उसको बेचेगा तो उससे भी पैसे आएंगे। तो हवलदार साहब का उसके प्रति प्रेम और समर्पण और ज्यादा बढ़ जाता है। तो कहते हैं इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था और काम भी था।
तो क्या कहते हैं, जैसे ही उनकी और जिज्ञासा बढ़ी हवलदार साहब की कि अरे यार मैं तो ये सोच रहा था कि इसकी दुकान है, लेकिन इसकी तो दुकान भी नहीं है। तो वो चाहते थे कि पान वाले से वह एक बार और पूछें, लेकिन पान वाले को अब किस में इंटरेस्ट था, अपने पान में। जिस प्रकार की उसने वो बातें करी तो हवलदार साहब ने उससे कुछ पूछना उचित नहीं समझा, और हवलदार साहब को काम भी करना था। हवलदार साहब का जो ड्राइवर था वह भी बेचैन हो रहा था, तो हवलदार साहब वहां से चल दिए। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। देखिए बच्चों, ये आपकी मूर्ति दिखाई गई है सुभाष चंद्र बोस की, और देखिए इनका पैर इधर नहीं है ना, ऐसे कर रखा है। तो ये दिखाए गए हैं कैप्टन चश्मे वाले, ये संदूकची है इनकी, और देखिए ये जो बांस पे ये इस तरीके से फ्रेम लगाकर ये अपने चश्मे बेचते हैं। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, क्या कहते हैं, हवलदार साहब 2 साल तक निकलते रहे और चश्मे देखते रहते थे कि अच्छा नेताजी की मूर्ति पे ये चश्मा लगाया, ये चश्मा लगाया। तो ये क्या, ये क्षण क्या थे बच्चों, ये क्षण हवलदार साहब को खुशी देते थे, और कैप्टन के प्रति क्या करते थे, समर्पण का भाव, उनके प्रति दया का भाव ऐसे उमड़ाते थे हवलदार साहब के मन में। तो फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अब क्या होता है, एक दिन हवलदार साहब वहां से निकलते हैं तो पान वाले की दुकान भी बंद होती है, सारी अमूमन दुकानें बंद होती हैं। क्यों देखते हैं, क्योंकि उस दिन नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं होता। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। जब 2 बार से हवलदार साहब निकले थे तो उनकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर चश्मा नहीं था, तो उनको बहुत ही कौतूहल था, बहुत ही जिज्ञासा थी कि ऐसा क्या हो रहा है, आखिर कैप्टन चश्मे वाला कहाँ है कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है। अब पान वाले की दुकान इस बार खुली हुई थी, वे पान वाले से पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, तेरे ये नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है। तो पान वाला बोलता है कि साहब कैप्टन मर गया। सोचिए हवलदार साहब के लिए कैसा क्षण होगा वो। और यह भी सोचिए बच्चों, पान वाला वही पान वाला है जो पहले कैप्टन के बारे में बात करना नहीं चाहता था, वह उसे मरियल लंगड़ा बता रहा था, वही अब दुखी होकर कहता है कि कैप्टन मर गया। ये हमारे समाज की विवशता है कि हम किसी का भी स्थान तब तक उसे नहीं देते जब तक वह जिंदा है। हमें उसे सम्मान देने में, उस पर गर्व महसूस करने में बहुत ही दुख होता है, लेकिन जब कोई इंसान मर जाता है तो पीछे से उसकी तारीफ करते हैं, पीछे से कहेंगे वह बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन तब तक क्या होता है बच्चों, तब तक समय गुजर चुका होता है। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। अब क्या होता है कि 15 दिन बाद हवलदार साहब दोबारा वहां से गुजरते हैं। अब गुजरते गुजरते ही हवलदार साहब सोचते हैं कि आज मैं फिर वहां से निकलूंगा, सुभाष चंद्र बोस होंगे, लेकिन उनकी मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। जब भी हम किसी चीज को देखना नहीं चाहते बच्चों, तो हम वहां से जल्दी निकलना चाहते हैं। वही हवलदार साहब चाह रहे थे कि मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पान वाला अच्छी तरह जवाब नहीं देता, कैप्टन मर चुका है। फिर क्या करेंगे, तो अपने ड्राइवर से बोलते हैं चौराहे पे नहीं रुकना, हम सीधे चलेंगे, काम बहुत ज्यादा है, काम को करेंगे।
लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको! जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूद कर तेज तेज कदमों में मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। कि क्या होता है जब, हाँ देखिए बच्चों, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए जब हम किसी चीज को अवॉइड करके भी निकलते हैं, लेकिन जिस चीज को हमेशा देखते हुए जाते हैं वहां निगाह चली ही जाती है। ऐसे ही हवलदार साहब के साथ होता है कि हवलदार साहब मना कर रहे थे कि मैं नेताजी की मूर्ति को देखूंगा तक नहीं, लेकिन जैसे ही वो गुजरते हैं और हवलदार साहब नेताजी की मूर्ति को देखते हैं तो जीप स्पीड में थी, क्योंकि पहले हवलदार साहब कह चुके कि निकलेंगे नहीं, लेकिन ऐसा उन्होंने देखा तो एकदम से कहते हैं रुको। जब भी कोई व्हीकल तेज चल रहा हो और उसको रोकते हैं तो ऐसे खिंचने वाली आवाज निकलती है, ऐसे ही आवाज आती है, एकदम ब्रेक लगते हैं, टायर घिसते हैं और वहां पर जितने भी लोग खड़े होते हैं वो सब देखते रह जाते हैं कि क्या हुआ, क्योंकि लोगों को होती क्या कोई एक्सीडेंट हो गया। लेकिन हवलदार साहब क्या इतनी जिज्ञासा में होते हैं कि एकदम भावुक होकर चलती जीप से ही कूद जाते हैं और नेताजी की मूर्ति के आगे जाके अटेंशन खड़े हो जाते हैं। और क्या देखते हैं कि सरकंडे से लकड़ियां होती हैं जिनको कहीं कहीं ढैंचे की लकड़ियां भी बोलते हैं ना, तो उस सरकंडे की लकड़ियों से बना, ढैंचे की लकड़ियों से बना एक चश्मा होता है। गांव में बच्चे टायर बना के, गाड़ी बना के और ऐसे खेलते रहते हैं, तो उन लकड़ियों से बना एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पे लगा होता है। क्योंकि देखिए बच्चों, वहां के बच्चों को भी अपनी जिम्मेदारी पता है कि फ्रीडम फाइटर्स के लिए हमें सम्मान अपना दिखाना चाहिए, ऐसे कार्य करने चाहिए कि हम उन्हें सम्मान दे सकें। तो बच्चे एक सरकंडे से बना चश्मा बनाकर उस पर मूर्ति पर लगा देते हैं। तो क्या होता है, लास्ट में हवलदार साहब भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखें भर आती हैं। यहाँ खत्म होता है बच्चों आपका चैप्टर। मुझे लगता है हार्डली 20-1 मिनट लगे होंगे बच्चों इस पूरे चैप्टर को समझने में। अब आप करके देखिए इसके क्वेश्चंस के आंसर, जब आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, क्योंकि अब आपके पास विचार हैं, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, आप अच्छी तरह उसका आंसर लिख सकते हैं। आप एक बार पढ़कर, एक बार वीडियो सुनकर बच्चों आंसर लिखिए। कहीं नहीं लिख पाए तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको कराऊंगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप क्वेश्चन के आंसर लिख पाए या नहीं, और मेरा पढ़ाना आपको समझ आ रहा है या नहीं। क्लास पसंद आए बच्चों तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए हिंदी विद दीपशिखा।